Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 10th हिंदी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्वों में से जो प्रथम तत्व है वह छंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छंद के विषय में आप पिछली कक्षाओं में 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे और इस क्लास में जो उसकी परिभाषा और जो उसके तत्व हैं वही हैं, उनका रिवीजन कराएंगे। और जो भी आपके क्लास में छंद हैं, क्योंकि 9th क्लास में अलग छंद थे और इस क्लास में अलग छंद हैं, तो उनकी परिभाषा के साथ उनके उदाहरण बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। छंद छंद का जो अर्थ है, छंद का अर्थ है बंधन। क्या है? बंधन होता है। छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। और यह संस्कृत के छिदि धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? संस्कृत के छिदि धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत के छिदि धातु से यह बना है। क्या? छंद। समझ गए होंगे कि छंद का जो अर्थ है वह बंधन होता है और संस्कृत के छिदि धातु से यह बना है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा के रूप में वर्णों की जो संख्या है, वर्णों का जो क्रम है, मात्रा, गणना, तुक, यति, गति आदि को ध्यान में रखकर जो रचना की जाती है उसे ही हम छंद कहते हैं। वर्णों की संख्या, मात्रा, क्रम, गति, यति, लय, ताल, तुक आदि को जब हम ध्यान में रख कर के कोई रचना, कविता लिखते हैं तो वह छंद कहलाती है। छंद के जो प्रकार हैं, छंद के प्रकार की बात करें तो छंद के जो प्रकार होते हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करते हैं। हम किसी कविता में, किसी छंद में, किसी जो रचना है उसमें हम मात्राओं में, मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना करते हैं। कितनी मात्राएं हैं ये देखते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं। जिसमें मात्राओं की गणना करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें वर्णों की गणना करते हैं, वर्ण जैसे का, खा, ग, घ, अंगा, ये अगर हम वर्ण की गणना करते हैं, वर्ण की गणना के आधार पर वह छंद लिखा गया है, कविता लिखी गई है, तो उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो छंद मुख्यतः दो प्रकार के हुए, मात्रिक और वर्णिक। छंद के अगर हम तत्वों की बात करें, छंद के तत्व की बात करें तो छंद के जो तत्व हमारे सामने उभर कर आते हैं वह आते हैं वर्ण आता है, मात्रा, यति, गति, तुक तथा चरण। ये जो हैं ये छंद के तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर जो छंद है वह बनता है। तो वर्ण के विषय में पहले जान लेते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वर्ण है वह मुख से निकलने वाली ध्वनि को अगर जो चीज़ सूचित करती है, बताती है, मुंह से जो ध्वनि हमारे निकल रही है उसको बताने वाली एक निश्चित किया गया चिन्ह होता है, एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को हम
वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं, बोलते समय जो भी वर्ण निकलता है उसको चिन्हित करने के लिए कोई चिन्ह बना होता है, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? दो प्रकार कौन कौन से हैं वर्ण के? पहला है ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व को ही हम लघु भी कहते हैं। लघु, लघु में छोटा, ह्रस्व में छोटा, और दीर्घ को में होता है गुरु। गुरु मतलब बड़ा। और इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, और इसका जो चिन्ह है ये ऐसे होता है। इसके जो साइन होते हैं, चिन्ह होता है, ये ऐसे होता है। लघु जो होता है, ह्रस्व होता है, उसका निशान ऐसे होता है, पूर्ण विराम के तरीके होता है। और गुरु का जो निशान होता है वो एस के आकार का होता है। तो वर्ण दो प्रकार के हो गए, लघु और दीर्घ। उसके पश्चात हम लघु वर्ण की बात करें। जो लघु वर्ण होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आदि जो होते हैं, इनकी जो मात्रा है एक मानी जाती है। ये हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ने में देर नहीं लगाते हैं, इसीलिए इसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। जिन मात्राओं को पढ़ने में, वर्णों को पढ़ने में ज़्यादा देर लगती है, उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं या गुरु वर्ण कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ आदि जो मात्राएं हैं वो दीर्घ वर्ण अर्थात गुरु मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या मानी जाती हैं? दीर्घ मानी जाती हैं। इसके बाद हम बात करें मात्रा की। बात करें मात्रा जो होती है वह हमारे, मैंने बताया कि हमारे मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, किसी वर्ण को हम कितनी देर तक पढ़ते हैं, कितनी देर तक उसमें विराम लेते हैं, कितनी देर तक हम अपने मुख से उस पर दबाव देते हैं, उस समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगर हम किसी वर्ण को बहुत ही कम समय में पढ़ते हैं तो वह लघु वर्ण अर्थात उसमें एक मात्रा रहती है। अगर हम देर तक पढ़ते हैं तो उसमें दो मात्राएं होती हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं। इसके बाद आते हैं यति। यति का मतलब होता है विराम। जब हम रहमन धागा प्रेम का कहते हैं, का के बाद थोड़ी देर हम रुकते हैं, उसी रुकने वाले समय को ही हम यति कहते हैं। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में विराम जो लेते हैं, जो रुकते हैं थोड़ी देर, उसे ही हम यति कहते हैं। यति मीन्स होता है विराम। उसके बाद आता है गति। जैसे रहमन धागा प्रेम का, ऐसे बोलते चले जाते हैं। जो लय होती है, जो हमारी पढ़ने की एक गति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जो चाल होती है पढ़ने की, एक जो मोशन होता है, उसे ही हम गति कहते हैं। तुक क्या है? छंद के चरणों में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होता है, उसे ही हम तुक कहते हैं। तुक दो प्रकार के होते हैं, एक तुकांत होता है, एक आतुकांत होता है। तुकांत एक समान वर्णों से अंत होने वाले छंदों को हम तुकांत छंद कहते हैं, और जिन प्रत्येक चरण का जो अंत अलग अलग वर्णों से होता है, उसे हम आतुकांत कहते हैं। अर्थात एक समान ध्वनि उनमें अंत में नहीं निकलती है, उन्हें आतुकांत कहते हैं। अगला है पाद या चरण। जैसे व्यक्ति के चरण या पैर होते हैं, वो आगे बढ़ता है, चलता है पैरों के माध्यम से, उसी प्रकार से जो छंद है वो भी अपने पैरों के माध्यम से चलता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है चरण या पाद किसे कहते हैं। छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं, 4 लाइनें होती हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम पाद कहते हैं, और उस वही छंद का जो है चरण कहा जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में छंद दिए गए हैं वो कौन कौन से छंद हैं। आपके यहाँ अब की बार जो छंद दिया गया है चौपाई छंद है। चौपाई कौन सा छंद है? चौपाई।
चौपाई की जो परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे, चौपाई यह सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण, यही आया ना, 4 चरण। 4 चरण, चरण का मतलब पैर होता है। 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, इसीलिए तो इसे सममात्रिक कहा गया है। सम मीन्स होता है बराबर, मात्रिक माने मात्राओं, जिसमें मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पैर में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। और अंत में गुरु के आ जाने से चौपाई की सुंदरता बढ़ जाती है। अंत में क्या आता है? गुरु। गुरु आप समझते हो, ये वाला चिन्ह, ये वाला क्या होता है? ये गुरु होता है। और ये क्या होता है? इसे हम लघु, ये जो चिन्ह होता है पूर्ण विराम जैसा, यह लघु होता है। और यश के आकार का जो चिन्ह होता है वह गुरु, या फिर इसे हम दीर्घ भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सिंह लोक उजागर। इसके बाद और 2 लाइनें हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। देखिए यहाँ पर हम मात्राओं की गणना करते हैं। एक मात्रा हो गई जा, ये जो हमारा छंद है यह मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। जा, ये 2 मात्राएं हो गई। हनुमान, माँ में आ की मात्रा लगी है, देर तक मान पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ गुरु आ गया। ज्ञान, गुरु होगा, यहाँ पे लघु हो जाएगा। गुण, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, इसलिए हम मात्राएं दोनों में लघु हो जाएंगे। सागर, ये गुरु हो जाएगा, इसके अलावा ये लघु हो जाएगा। मात्राएं गिनते हैं। 1 मात्रा, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 मात्राएं हमारी यहाँ पर हो गई। 16 मात्राओं के होने के कारण यह जो छंद है इसमें भी 16 ही मात्राएं हैं। प्रति चरण में मात्राएं, चरण हाँ आपको बताना था कि चरण क्या होते हैं। जैसे ये एक पूरी लाइन है तो ये पहला चरण हो गया, तो ये दूसरी लाइन है तो ये दूसरा चरण हो गया। ये छंद का पैर होते हैं, छंद के पैर होते हैं, छंद के चरण होते हैं। इसे ही हम पाद भी कहते हैं, पाद चरण इसे ही कहते हैं। तो इसमें भी 16 ही मात्राएं हैं। जय कपीस सिंह लोक उजागर, कितनी मात्राएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब देखिए यहाँ पे ये कपीस बड़ी की मात्रा लगी है, इसीलिए यहाँ गुरु होगा। और जब गुरु होता है तो उसकी जो मात्राएं हैं उसकी गणना 2 मात्राओं के रूप में की जाती है। लोक, ओ की मात्रा है, मैंने क्या बताया, जिसमें ओ औ होता है वह गुरु होता है, तो ये गुरु होगा, इसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे। इसी प्रकार उजागर, जागर, तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, इसको भी गुरु माना जाता है, अर्थात इसको 2 मात्राएं मानते हैं। इसी प्रकार से 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, अब 2 मात्रा और जोड़ देंगे, 3 में 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, फिर ये 2 मात्राएं 9, 10, 11, 12, फिर ये 2 मात्राएं 13, 14, 15, 16, 16 मात्राएं हो गई। इसलिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। और अंत में गुरु के आ जाने से सुंदरता इसकी बढ़ जाती है। तो ये इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं?
ये यहाँ पे नहीं, भूल गया मैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। सुतनामा, बलधामा और सुतनामा एक जैसे शब्द हैं, तो इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत, अगर ये शब्द आपस में एक तरीके बलधामा, सुतनामा और बलधामा एक जैसे शब्द ना होते, एक जैसी ध्वनि ना होती, तो ये आतुकांत हो जाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये चौपाई का भी आप लोग उदाहरण के साथ परिभाषा देख ली। इसके पश्चात एक और जो छंद है आपके पाठ्यक्रम में बचा हुआ है, उसे भी देख लें। अगला जो है, जो एक जो मिस्टेक हो गई है इसमें, ये आपके जो दोहा था वह आपके पाठ्यक्रम में नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अतिरिक्त जो आपकी ये 9th क्लास का था, ये गलती से मैंने पढ़ा दिया, तो इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। इसे आप अपने उसमें गिनती ना करिएगा। चौपाई आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो आपके पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं वो सोरठा है, थोड़ी गलती हो गई है, इसे क्षमा चाहता हूँ। आपके पाठ्यक्रम में है, पहला जो छंद है सोरठा है, और दूसरा जो छंद है वह रोला है। रोला और सोरठा की अब हम बात करते हैं। चौपाई आपके जो पाठ्यक्रम में जो मैंने पढ़ाया वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, वो 9th क्लास का सिलेबस है। तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया है। आपने जो 9th में पढ़ा था उसका रिवीजन ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अधिक जानकारी ही मिली है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो भी है वो 2 चीज़ें हैं, सोरठा और रोला है। तो इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपको जो PDF में भेजा जाएगा वो रोला और सोरठा ही भेजा जाएगा। सोरठा देख लेते हैं। आप लोगों ने दोहा पढ़ा होगा, दोहा के साथ आप लोग दोहा की तरह ही है सोरठा। सोरठा जो है वो दोहा की तरह ही है, ये केवल दोहे का उल्टा हो जाता है। यह क्या होता है? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम्मात्रिक, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्थात आधा सम है और आधा विषम है। यह दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है? यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे दोहा होता है उसके विपरीत होता है। और इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं इसका। जो उदाहरण है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। इसका जो उदाहरण है आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर मैं इसका उदाहरण लिख भी देता हूँ। उदाहरण, रहीमन धागा प्रेम का, ये वाला तो दोहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, रहीमन मोहि न सुहाए, मोहि न सुहाए
अमी पियावत मानविन जो विष देत पिलाए, जो विष देत पिलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। रहीमन मोहि न सुहाए, अमी पियावत मानविन जो विष देत पिलाए, जो विष देत पिलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। तो रही मन मोहि न सुहाए, अमी पियावत मान बिन। देख लीजिए मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्राएं। पहले चरण में 11 मात्राएं। इसके बाद दूसरा चरण आते हैं। दूसरा चरण देखते हैं अमी पियावत मान बिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्राएं हो गई दूसरे चरण में। और इसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। जो दूसरा और जो चौथा चरण है इन दोनों में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। 11 मात्राएं हैं। यहाँ पे 13 मात्राएं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये उदाहरण है और ये दोहे की तरीके है। दोहे का ये उल्टा होता है, सोठा। इसके बाद आइए रोला के विषय में जानते हैं। रोला दोहा और चौपाई 9th में था और आपके जो पाठ्यक्रम में है वो सोरठा और रोला रखा गया। यह सममात्रिक छंद है। क्या है? यह सममात्रिक छंद है। जैसे चौपाई था वैसे ही ये भी है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं की जो संख्या है वह प्रत्येक चरण में बराबर है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या है 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। 11 और 13 पर यदि होती है। यदि का मतलब विराम। 11 और 13 पर क्या होता है? यदि होती है। 11 और 13 पर यदि होती है। यदि मीन्स होता है विराम। और 11 और 13 जुड़ जाते हैं तो कितनी हो जाती है? मात्राएं 24 हो जाती हैं। इसके 11 और 13 पर यदि होती है। प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं। उदाहरण देख लीजिए। नित नव लीला हानि गोलोक अजीर में। नित नवलीला ललित ठानी गोलोक अजीर में रमत राधिका संग। रमत राधिका संग। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। नित नवलीला ललित ठानी गोलोक अजीर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो यहाँ मात्राओं की संख्या गणना कर लेते हैं। नित नव लीला हानि गोलोक अजीर में।
अब मात्राओं की संख्या गिन लेते हैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और मात्राओं की संख्या इसमें देखते हैं। दो गुरु नित्य नव लीला, यहाँ पे एक शब्द लिखने के लिए भूल गया, लीला, ललित, यहाँ पे ललित लिखना है, ललित। तो 3 मात्राएं इसकी हो गई। नित्य नव लीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मात्राएं हो गई प्रत्येक चरण में। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं। 24 मात्राओं के कारण यह जो छंद है वह रोला छंद कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज इस छंद का यहीं पर समापन होता है। इसके जो आपके पाठ्यक्रम में रोला और सोरठा छंद था उसका समापन यहीं होता है। अगले वीडियो में काव्य सौंदर्य के किसी नए तत्व को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।